एक प्रतिभा का पुनः जन्म। विधाता विध्वंसक। दर्जी सैम। सैम सड़कों पर जाग रहा है क्योंकि वह अपने घर लौट रहा है। वह काफी उत्सुक है क्योंकि सभी सड़कें काफी खाली हैं और बहुत कम लोग सड़क पर देखे जा सकते हैं। लेकिन अपने विचार को अपने दिमाग से वापस फेंक दिया। उसके कंधे पर बैठा कौवा बिना पलक झपकाए उत्साह से इधर उधर देख रहा है। सैम, क्या तुम सच में इस गांव में रहते हो? यानवू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, क्यों? सैम ने जवाब दिया। यहाँ घर बहुत छोटे हैं। यानवू ने धीरे से कहा। चिंता मत करो, हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। सैम ने यानवू का सिर थपथपाते हुए कहा। वह आज इस दुनिया में पहली बार आकर काफी खुश हैं। वह आखिरकार एक कमजोर की बेबसी की भावना को अलविदा कह सकता है और विकास का रास्ता चुन सकता है और अंत में इस पिछड़े गांव को छोड़ सकता है। सैम अभी चाहता था कि वह अपने घर जाए और अपनी ताकत को पूरी तरह से समझने के लिए खुद का परीक्षण करे। जैसा कि सैम ने अभी तक सोचा था, वह अपने घर पहुंचा और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा मेहमान जो लिविंग रूम में बैठे हैं और वे सभी विभिन्न कागजात देख रहे हैं। एक नजर और सैम ये जानता था कि वे पहले बनाए गए विभिन्न परिधानों के डिजाइन थे। उसके सामने के दृश्य से सैम अनैच्छिक रूप से भौंचक्का हो गया। और उनके बीच में मांस के बड़े टुकड़े थे जो जाहिर तौर पर भुने हुए हैं। यह मांस कोई और नहीं बल्कि उस बैल का मांस है जिसे उसने मारा था। क्या वे वास्तव में शहर के रईस हैं? बेशर्मी से यहाँ रहना उनके लिए एक बात है, लेकिन ये सोचने के लिए कि उन्हें अपने काम के कमरे को खोलने में कोई शर्म नहीं होगी और आराम से उसके सभी डिजाइनों को देखेंगे। उनकी चमड़ी कितनी मोटी है, सैम ने अपने दिमाग में सोचा। अचानक कमरे के अंदर चारों लोगों ने नई उपस्थिति देखी और दरवाजे की ओर देखा। जब उन्होंने सैम को देखा और उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया, तो वे तुरंत जान गए कि वह क्या सोच रहा है। इसलिए उन्होंने तुरंत उसकी टकटकी से परहेज किया। विशेष रूप से पॉल तुरंत अपने पसीने में भीग गया क्योंकि उसे डर था कि सैम का गुस्सा फिर से उठेगा और उसे पीटेगा। आखिरकार वह सैम के बराबर नहीं है, बावजूद इसके कि उसका साधना स्तर बेहतर है। लेकिन उनकी चिंता निराधार थी। तभी सभी ने सैम के कंधे पर काले रेवन को देखा और फिलिप ने चुप्पी तोड़ने को कहा। सैम, तुम अपने साथ एक रेवन क्यों लाए हो? यह मेरा नया दोस्त यानवू है, सैम ने सामान्य स्वर में कहा। सामान्य ठंडक कहीं नजर नहीं आ रही थी। सभी को कुछ अटपटा सा लगा। सैम ने उन्हें तब भी दोस्त के रूप में नहीं देखा जब फिलिप ने उन्हें ग्राम प्रधान की चुटकी से बाहर निकालने में मदद की। लेकिन अब वह आज सुबह बाहर गया और एक बड़ा काला कौवा वापस लाया और कहा कि यह नया दोस्त है। इसलिए वे थोड़े खोए हुए थे। भाई, आप आमतौर पर किन मानकों पर दोस्त बनाते हैं? उनके मन में यही विचार है। खैर, एक व्यक्ति को छोड़कर, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, हेली बगल से धीमी आवाज में धीरे से बोली। सभी अपने भटकते विचारों से बाहर आए और सैम सहित उसकी ओर देखने लगे। उसके 3 साथियों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह आमतौर पर इस तरह बात नहीं करती है। बर्फ की देवी हेली और उसका ठंडा और घिनौना तरीका स्टारवुड शहर के चारों ओर प्रसिद्ध है। अब उसका विनम्र स्वर सुनकर सभी को लगा जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। लेकिन फिलिप सैम और हेली दोनों को देखते हुए दूसरी तरफ से एक मनोरंजक अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुरा रहा था। आप क्या चाहते हैं? सैम ने समान विनम्र स्वर में पूछा। इस बार फिलिप को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। तीनों लड़कों का केवल एक ही विचार है, आज सभी ठंडे लोगों को क्या हो गया? वे अचानक इतने विनम्र क्यों हो गए? लेकिन सैम को इसकी परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। उनका व्यक्तित्व दर्पण के समान है। अन्य लोग जो भी पेशकश करते हैं, वह उसे पूर्ण पैमाने पर वापस दर्शाता है। उसके स्वर को सुनकर हेली निश्चिंत हो गई क्योंकि वह डर रही थी वह कल की तरह ही प्रतिक्रिया करेगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और जारी रखा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ कपड़े बनवाओ, हेली ने धीरे से कहा। ये सुनकर उसके सभी साथियों को लगा कि उन्होंने ये गलत सुना है, क्योंकि अपनी दौलत और रुतबे के आधार पर वह जितने चाहे उतने कपड़े और कई तरह के कपड़े पा सकती थी। लेकिन वे उसके इस तरह के विनम्र दृष्टिकोण को लेकर और उस तरह के व्यक्ति से अनुरोध करने के लिए चकित थे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि हेली के क्या विचार हैं। हेली ने फ्रेया के वे कपड़े देखे हैं जो उसे सैम से पहले मिले थे। हर पोशाक एक कला के काम की तरह है और चूंकि वे विशेष रूप से फ्रेया के लिए बनाई गई थी, वे स्पष्ट रूप से उससे बहुत अच्छी तरह मेल खाती थी। वह आंग फ्रेया एक ही अकादमी से हैं और एक ही उम्र की हैं और उनकी एक स्पष्ट प्रतिद्वंद्विता है जो सभी स्टारवुड शहर के लिए जानी जाती है। अब फ्रेया द्वारा पहने हुए सुरुचिपूर्ण और सुंदर कपड़े देखकर उसे लगा कि वह तुलना में हार गई है। उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि फ्रेया को ये कपड़े कहाँ से मिले, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन उसके साथियों को इसका अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि उनके दिलों में हेली एक बर्फ देवी है जो सभी नश्वर विचारों से अलग है। कौन अनुमान लगा सकता है कि देवी उनके विचारों में अन्य सभी युवा युवतियों की तरह हैं। इसलिए वह थोड़ी चिंतित महसूस कर रही थी क्योंकि सैम के अलावा उसे जो ड्रेस चाहिए वो कोई नहीं दे सकता। लेकिन उन्हें जो जवाब मिला उसने उन्हें थोड़ा निराश किया।
मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, सैम ने जवाब दिया। अन्य सभी लोग फिर से चौंक गए। लानत है, यह आदमी वास्तव में जानता है कि पाने के लिए कड़ी मेहनत कैसे करनी है। देवी स्पष्ट रूप से विनयपूर्वक विनती कर रही हैं और उन्होंने अस्वीकार करने में भी संकोच नहीं किया। क्यों? हेली ने निराशा से पूछा। इस आदमी को खुश करना इतना मुश्किल क्यों है? मैं पहले से ही विनम्रता से पूछ रहा हूँ। धिक्कार है कि शहर में कई वंशज खुश करने की इतनी कोशिश कर रहे हैं और वह मुझे अस्वीकार करने में भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। उसने भीतर ही भीतर सोचा, जैसे उसे अपने सौंदर्य का अभिमान टूटता हुआ महसूस हो रहा था। अभी मेरी दुकान कपड़े बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब ओलिवर ने दुकान की पिटाई की तो मैंने सभी उपकरणों को खो दिया। इसके अलावा मेरे पास पर्याप्त कच्चा माल नहीं है, इसलिए मैं यह नहीं कर सकता, सैम ने उसी विनम्र लहजे में जवाब दिया। ये सुनकर हेली को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन निराशा हुई। वह स्पष्ट रूप से बेहतर महसूस कर रही थी, क्योंकि वह उसे किसी भी कारण से अस्वीकार नहीं करता था, लेकिन परिस्थितियां और निराश करता था क्योंकि उसे कपड़े नहीं मिल सकते थे। उसकी निराश अभिव्यक्ति को देखते हुए सैम ने जारी रखा, मैं स्टारवुड शहर में अपनी दुकान खोलूंगा। चूंकि आपने अभी मुझसे पूछा है, मैं केवल पहले आपके लिए कपड़े बनाऊंगा। लेकिन ड्रेस की संख्या मिस फ्रेया के समान होगी, जो कि कुल 10 ड्रेस है, और इसमें किया जाएगा समान गुण। ये सुनकर हेली की आंखों में चमक आ गई। फिर सैम ने जारी रखा, लेकिन आपको कीमतों को गुप्त रखना होगा, क्योंकि मैं नई कीमतें चार्ज कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने उत्पादों को थोड़ा बदल रहा हूं, सैम ने कहा। हेली तुरंत मान गई। मैं अपने काम के कमरे में रहूंगा, क्योंकि मुझे कुछ काम है, इसलिए कृपया मुझे सुबह तक परेशान न करें, सैम ने कहा कि टीम के बीच में बारबेक्यू किए हुए मांस के 2 बड़े टुकड़े लिए और अपने काम के कमरे की ओर चला गया। उसे वास्तव में मांस हड़पने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह उस बैल से आया था जिसे उसने मारा था। यह मांस वास्तव में स्वाद, सैम ने सोचा। जैसे उसने एक निवाला लिया और अपने काम के कमरे में प्रवेश किया। सैम के जाने के बाद कमरे में तीनों लड़के कुछ पूछने वाले थे, लेकिन हेली ने उन्हें हरा दिया। जो हुआ उसके बारे में बात करने की हिम्मत मत करो, अब अपने मुंह से निकल जाओ, उसने ठंडेपन से कहा, और वह बैठ गई और खाना जारी रखा। सभी ने सिर्फ सिर हिलाया और उन्होंने खाना भी जारी रखा। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, काम के कमरे के अंदर सैम बैठ गया, और यानवू ने भी मांस का दूसरा टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। अचानक यानवू ने पूछा, सैम वे कौन हैं? वे शहर के कुछ लोग हैं जिनसे मैंने एक सौदा किया है, सैम ने धीरे से जवाब दिया। ओह, यानवू ने उत्तर दिया और मांस चबाना जारी रखा। जब उनका पेट भर गया तो सैम उठ खड़ा हुआ और कुछ खोजने लगा, और सारी गंदगी में गहन खोज के बाद अंत में उसे काले कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा मिला, और वह धीरे धीरे एक लकड़ी के पुतले की ओर बढ़ा, जिसे पिछले सैम ने बनवाया था। उसने पुतला उठाया और अन्य उपकरणों की खोज करने से पहले उसे ठीक से रखा। इस पूरे समय यानवू उसकी हरकतों को उत्सुकता से देख रहा है। सैम को आखिरकार वह सभी उपकरण मिल गए जो उसे चाहिए थे। उसने काले कपड़े को एकमात्र अक्षुण्ण मेज पर रख दिया और रिबन की पट्टियों के कुछ टुकड़े ले लिए जो उसकी माप हैं, और काले कपड़े पर निशान लगाना शुरू कर दिया। उसे तेजी से काम करते हुए देखते हुए यानवू ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, सैम तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने लिए एक ओवरकोट बना रहा हूँ, सैम ने बिना रुके कहा। कोट क्या है? यानवू ने जारी रखा। हम कैसे समझाऊं? ये तो ऊपर का कपड़ा है जो कपड़े के ऊपर पहना जाता है। थोड़ी देर में पता चलेगा, सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि यानवू कितना जिज्ञासु है। भले ही वह नहीं जानता कि यानवू की उम्र कितनी है, वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उसका मस्तिष्क एक छोटे बच्चे का है। इस दुनिया में हर कोई यानवू के लिए नया है। सैम ने अपनी माखन पूरी की और कैंची लेकर काटना शुरू किया। इस दौरान यानवू ने तरह तरह के सवाल पूछे और सैम ने उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ धैर्यपूर्वक उनका जवाब दिया। लेकिन बाहर के लोगों को साफ तौर पर नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो वे केवल रेवन की लगातार कांव-कांव सुन सकते थे। कुछ समय बाद उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनमें जाने और देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हेली अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर पाए और काम के कमरे की ओर चली गई और धीरे से दरवाजा खोला। उसके सामने के दृश्य ने उसे झकझोर कर रख दिया, क्योंकि हमेशा गुस्से में रहने वाला ठंडा और अलग-थलग रहने वाला व्यक्ति अब कपड़े पर काम करते हुए मुस्कुरा रहा है। सुंदर नौजवान के चेहरे की मुस्कान ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसकी मुस्कान इतनी गर्म है और भोर में एक उज्जवल सूरज की तरह लग रही थी, क्योंकि वह रेवन को समझा रहा था जैसे कि वह एक बच्चे को समझा रहा हो, और रेवन उसे समझ रहा हो जैसे वह उसे समझा रहा हो। ये दृश्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला लग रहा था, क्योंकि वह बिना पलक झपकाए ठीक और शान से काम कर रहे सुंदर युवक को घूर रही थी। हेली, अचानक उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी और उसने फिलिप को मुस्कुराते हुए अपने पास खड़े देखा। क्या वह अच्छा दिख रहा है? फिलिप ने सार्थक मुस्कान के साथ पूछा।
उसने स्पष्ट रूप से उसकी मंत्रमुग्ध टकटकी और अब चिढ़ते देखा। उसे यह कहते हुए सुनकर कि हेली को वास्तव में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने नीचे देखा जबकि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी ओर देखते हुए फिलिप की मुस्कान मुस्कुराहट बन गई। जैसे ही उसने मुस्कुराहट देखी, हेली को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही आवाज आई, सैम ने दरवाजे की ओर देखा और उसकी कोमल मुस्कान तुरंत चली गई और एक गहरी अप्रसन्नता ने उसके चेहरे पर कब्जा कर लिया। फिलिप और हेली दोनों को थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। मुझे परेशान न करने के लिए कहना याद है, सैम ने कहा। उनका स्वर नाराजगी से भरा है। हाँ सैम, हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आप क्या काम कर रहे हैं। फिलिप ने सीधे तौर पर सैम की कही गई बातों को नजरअंदाज कर दिया और एक बेशर्म मुस्कान के साथ कमरे में घुस गया और हेली ने धीरे धीरे शर्मिंदा नजर से अंदर का पीछा किया। स्पष्ट रूप से वह भी जिज्ञासु और वांछित महसूस करती थी। ओफ, ये जानते हुए कि फिलिप के बेशर्म स्वभाव के कारण उन्हें बाहर निकालना असंभव है, उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और फिर से खुद से काम करना शुरू कर दिया। इस बार यानवू ने एक भी आवाज नहीं की क्योंकि उसने सिर्फ दो घुसपैठियों को नाराजगी से देखा। वह स्पष्ट रूप से नाराज है क्योंकि वह सैम के साथ सुखद बातचीत कर रहा था और यह स्पष्ट रूप से बाधित है। फिलिप और हेली दोनों अनजाने में यानवू की टकटकी को महसूस करते हुए कांप उठे। वे नहीं जानते कि क्यों उन्हें रेवेन से संकट का आभास हुआ। सैम ने आखिरकार टुकड़ों को काट दिया और एक सुई और एक काले धागे का रोल पकड़ लिया क्योंकि उसने सिलाई शुरू कर दी थी। हेली ने उसे फिर से विस्मय में देखा। इस बार फिलिप को भी कुछ अटपटा लगा। यानवू हमेशा की तरह जिज्ञासु है। सैम अभी एक अहंकारी व्यक्ति नहीं है, नहीं एक महान लड़ाकू कौशल के साथ एक मजबूत सेनानी है। अभी वह एक विशेषज्ञ दर्जी है। उनके हाथ इतनी कुशलता से चल रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे बहता पानी हो। उनके कार्य सुंदर लेकिन सटीक और सबसे महत्वपूर्ण रूप से तेज हैं। 1 घंटे के भीतर उन्होंने सैम के हाथों में कपड़े का एक टुकड़ा देखा, लेकिन कमरे में अन्य 3 अन्य पात्र सैम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए कि यह क्या है। यह एक ही समय में एक लबादा और एक लंबे बागे की तरह लग रहा था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ऐसा नहीं है। सैम ने अपने बनाए हुए ओवरकोट को पुतले के पास ले जाकर उस पर कोट डाल दिया। यह एक हुड के साथ एक काला ओवरकोट है। सैम कमरे से चला गया और अपने हाथों में पंखों का एक बड़ा गुच्छा लेकर वापस आया। उसे अपने शयन कक्ष में जाते हुए देखकर और काले पंखों के साथ वापस आते हुए अन्य 2 लोग भी हैरान रह गए और उसके पीछे काम करने के कमरे में चले गए। सैम ने पंख नीचे रखे और एक को उठाकर कोट पर रख दिया। उसने धीरे धीरे पंख को कोट की सतह पर सिलना शुरू कर दिया। एक पंख सिलने के बाद उसने दूसरा पंख उठाया और वैसा ही किया। चूंकि उसके पास बहुत सारे पंख थे, उसने उन्हें सघन रूप से सिल दिया और एक व्यवस्थित पैटर्न में सिल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह एक के बाद एक सिलाई करता गया। सभी लोग सैम को हैरानी से काम करते हुए देख रहे थे। वे उसकी मजबूत एकाग्रता और देखभाल को स्पष्ट रूप से देख सकते थे क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह एक पंख को थोड़ा भी नुकसान न पहुंचा दे। बोर होते होते रात धीरे धीरे बीत गई। अंत में सूरज उगने तक सैम ने अंतिम पंख सिल दिया और कोट पूरा हो गया। जब तक कोट पूरा होता तब तक ऐसा नहीं लगता था कि उस पर पंख सिले हुए हैं, बल्कि वह कपड़े पर ही स्वाभाविक रूप से बने पंख के आकार के पैटर्न की तरह लग रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह एक के बाद एक सिलाई करता गया। सभी लोग सैम को हैरानी से काम करते हुए देख रहे थे। वे उसकी मजबूत एकाग्रता और देखभाल को स्पष्ट रूप से देख सकते थे क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह एक पंख को थोड़ा भी नुकसान न पहुंचा दे। बोर होते होते रात धीरे धीरे बीत गई। अंत में सूरज उगने तक सैम ने अंतिम पंख सिल दिया और कोट पूरा हो गया। जब तक कोट पूरा होता तब तक ऐसा नहीं लगता था कि उस पर पंख सिले हुए हैं, बल्कि वह कपड़े पर ही स्वाभाविक रूप से बने पंख के आकार के पैटर्न की तरह लग रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह एक के बाद एक सिलाई करता गया। सभी लोग सैम को हैरानी से काम करते हुए देख रहे थे। वे उसकी मजबूत एकाग्रता और देखभाल को स्पष्ट रूप से देख सकते थे क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह एक पंख को थोड़ा भी नुकसान न पहुंचा दे। बोर होते होते रात धीरे धीरे बीत गई। अंत में सूरज उगने तक सैम ने अंतिम पंख सिल दिया और कोट पूरा हो गया। जब तक कोट पूरा होता तब तक ऐसा नहीं लगता था कि उस पर पंख सिले हुए हैं, बल्कि वह कपड़े पर ही स्वाभाविक रूप से बने पंख के आकार के पैटर्न की तरह लग रहा था। सैम ने तैयार कोट लिया और उसे पहन लिया। कोट को देखकर उसे काफी संतोष हुआ। वह काफी चिंतित महसूस कर रहा था क्योंकि वह निश्चित नहीं था कि पिछले सैम के कौशल अभी भी शरीर के साथ हैं, लेकिन उनकी चिंताएं निराधार हैं। कमरे के अन्य सभी लोग कोट को आश्चर्य से देख रहे थे। इस तरह का कपड़ा कभी नहीं देखा। इसकी लंबाई घुटनों तक है और यह काफी स्टाइलिश दिखती थी। जबकि यानवू खुशी से अपने पंख फड़फड़ा रहा है क्योंकि यह पंखों से परिचित आभा के साथ सैम के और भी करीब महसूस कर रहा था। तभी बाकी लोग सदमे से बाहर आए। फिर अंत में हेली कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी।
अविश्वसनीय। उसे लगा कि सैम का कोट इतना शानदार बनाने का तरीका है। अगर उसने इसे खुद नहीं देखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि कोट पंखों से बना है। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मिस्टर सैम, मैं अपना अनुरोध बदलना चाहूंगा। हेली ने कहा। तभी सैम को एहसास हुआ कि ये बेशर्म लोग उनके साथ हैं। उन्हें लगा कि हेली के हाव भाव से उन्हें परेशानी होगी। उसने सावधानी से पूछा, सुश्री हेली क्या चाहती हैं? क्या आप मेरे लिए इस तरह के पंखों वाला एक फॉर्मल गाउन बना सकती हैं? उसने उम्मीद भरी निगाहों से उससे पूछा। उसके हाव भाव को देखकर उसके सभी साथी खिलखिलाकर हंस पड़े। अलोफ देवी कहाँ है? वह स्पष्ट रूप से एक प्रशंसक लड़की है। कुछ सोचने के बाद सैम कुछ अनिच्छा से सहमत हो गया। बिल्कुल, लेकिन मैं केवल एक ही करूंगा और केवल इस पर छूट मिलेगी। अगला उच्च मूल्य का होगा। ठीक है, यह एक सौदा है। उसने सिर हिलाया और उत्साह में अपने साथियों के साथ कमरे से बाहर चली गई। सैम कमरे से बाहर आया और बोला, मैं कुछ समय बाद शिकार करने जाऊंगा। हम कल शहर छोड़ सकते हैं। क्या हम शिकार के लिए शामिल हो सकते हैं? फिलिप ने तुरंत पूछा। जरूर। सैम सहमत हो गया क्योंकि वह साथ टैग करने के लिए एक और बेशर्म बहाना नहीं सुनना चाहता था और कहता रहा, मुझे कुछ समय के लिए तैयार होने दो। सफलता के बाद खुद को जांचने के लिए सैम अपने बेडरूम में चला गया। सैम ने अपने बिस्तर के कमरे में प्रवेश किया और अपने कोट को हटाकर हैंगर पर रखने के बाद फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया। यानवू कोट की ओर उड़ गया और उसे उत्सुकता से देखने लगा। इस बीच सैम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पारदर्शी आध्यात्मिक कोर की जांच की। पारदर्शी कोर के अंदर दो नई चीजें दिखाई देती हैं। वे एक सुनहरी रोशनी और एक सुनहरी लौ हैं। वे दोनों आध्यात्मिक केंद्र में अभी भी केंद्र में बने रहे। जब उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को कोर में सक्रिय करने की कोशिश की और उसे साधना के लिए अपने पूरे शरीर में फैलाने की कोशिश की और उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वह काफी हैरान हुआ और रुक गया। सैम ने कुछ देर सोचा और दूसरे मामले में कोशिश की। उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार किया और आध्यात्मिक ऊर्जा को फैलाने के बाद उन्होंने स्वर्ण ज्योति को परिवर्तित करने का प्रयास किया। फिर अचानक उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अग्नि प्रकार की तात्विक आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। उसे लगा जैसे वह आग के साथ एक है। सैम ने तब सुनहरी लौ वापस ले ली और सुनहरी रोशनी का उपयोग करने की कोशिश की। ये प्रकाश तत्व है। ये तत्व गोल्डन सन क्रो से आए थे, इसलिए वे सामान्य तत्वों से अलग महसूस करते थे। सैम ने कुछ सोचा और तुरंत अपनी आंखें खोली और यानवू को देखा। यानवू अपना सिर कोट पर रगड़ रहा है। सैम ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। यानवू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सैम ने कहा। यानवू तुरंत सैम के सामने उतरा। आप क्या जानना चाहते हैं? यानवू ने पूछा। अब मेरे पास आपके दोनों तत्व हैं, अग्नि और प्रकाश तत्व, लेकिन मुझे संदेह है, मुझे मंत्र कैसे सीखना चाहिए? क्या मुझे किसी रूढ़िवादी जादूगर की तरह सीखना चाहिए या क्या मेरे पास कोई अन्य तरीका है क्योंकि मैंने तत्वों को प्राप्त किया है? अनोखा तरीका, सैम ने पूछा। ओह, आप शायद यह नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे जानवर बिना किसी हाथ के संकेत या मंत्रोच्चारण के अपने मौलिक कौशल का उपयोग करते हैं? यानवू ने पूछा। नहीं, सैम ने सीधा जवाब दिया। क्योंकि जानवर को उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास मौलिक कौशल हैं जो स्वयं में अंकित हैं। उदाहरण के लिए, एक सामान्य फायर बॉल स्पेल या पाइरोब्लास्ट स्पेल के लिए कई भस्म और हाथ के संकेतों की आवश्यकता होती है। लेकिन मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उस तरह, मैं सीधे लौ प्रवाह को नियंत्रित कर सकता हूं और आग का गोला दिखाई देगा। चलो टॉवर की दूसरी मंजिल पर चलते हैं। मैं इसे आपको दिखाऊंगा, यानवू ने कहा। सैम ने क्रिस्टल निकाल लिया और फिर दोनों टॉवर में गायब हो गए क्योंकि क्रिस्टल बिस्तर पर गिर गया। ध्यान से देखें, यानवू ने सैम से कहा कि वह अपने मूल रूप में बदल गया और अपना मुंह चौड़ा खोल दिया और आग का गोला जो सुनहरे रंग में है, दूरी में उड़ गया। उसके बाद यानवू उतरा और सैम की ओर मुड़ गया। इस तरह के मंत्रों का प्रयोग जन्मजात मौलिक हेरफेर कहा जाता है। यह न केवल जानवरों के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए भी है। यदि वे इसे बार बार अभ्यास करते हैं जब तक कि उनके शरीर लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं करते हैं और उनकी मांसपेशियों की स्मृति में अंकित हो जाते हैं, तो वह कर सकते हैं, जरूर करें। कम से कम जिन मंत्रों का उसने अभ्यास किया है, उसके लिए वह सहज तात्विक हेरफेर कर सकता है। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यह मेरी रक्त रेखा से मिला है। तो सैम जन्मजात मौलिक हेरफेर के साथ अन्य क्षमताएं भी हैं। पहली एलिमेंटल फ्यूजन है और दूसरी ब्लडलाइन तकनीक है। एलिमेंटल फ्यूजन इस तरह है जब कोई तत्व की प्रकृति को समझने में पूरी तरह से सक्षम होता है तो आप मौलिक सम्मिलन प्राप्त कर सकते हैं। तात्विक सम्मिलन के 3 स्तर हैं। स्तर 1 में आप तत्व के साथ अपनी सारी त्वचा को एक बना सकते हैं। जैसा कि यानवू ने कहा, उसके सारे पंख और त्वचा धीरे धीरे सुनहरी लौ में बदल गए। फिर यानवू ने जारी रखा, इस अवस्था में आप अग्नि तत्व से भरे स्थान में तेजी से गति कर सकते हैं और जादू करना आसान हो सकता है।
दूसरे चरण में आप एक समय में अपने शरीर के एक हिस्से को एक तत्व बना सकते हैं। यानवू फिर रुका और अपने पंखों को सुनहरी लपटों में बदल दिया। जब सैम ने अपने हाथों को आध्यात्मिक ऊर्जा से ढक लिया और धीरे धीरे अपने हाथों को आग की लपटों में डाल दिया, उसने अपनी त्वचा पर एक तेज दर्द महसूस किया, लेकिन उसे यकीन था कि यानवू तापमान को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग इस पर नहीं है। वह वर्तमान में उस हाथ को देख रहा है जो सीधे ज्वाला पंखों के माध्यम से पारित हो गया है। सैम ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और यानवू ने तुरंत अपने एलिमेंटल फ्यूजन फॉर्म को वापस ले लिया। अंतिम सम्मिलन रूप आपके पूरे शरीर को आपके तत्व के साथ एक कर रहा है। मैं इसे करने में असमर्थ हूँ। सैम, आप सीधे सम्मिलन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरों की तुलना में बहुत बड़ा फायदा है। सम्मिलन प्राप्त करने की मुख्य शर्त प्राप्त करना है उच्च स्तरीय सहजतात्विक हेरफेर। यानवू रुका और एक गहरी सांस ली और जारी रखा। सैम ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और यानवू ने तुरंत अपने एलिमेंटल फ्यूजन फॉर्म को वापस ले लिया। अंतिम सम्मिलन रूप आपके पूरे शरीर को आपके तत्व के साथ एक कर रहा है। मैं इसे करने में असमर्थ हूँ। सैम, आप सीधे सम्मिलन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरों की तुलना में बहुत बड़ा फायदा है। सम्मिलन प्राप्त करने की मुख्य शर्त प्राप्त करना है उच्च स्तरीय सहजतात्विक हेरफेर। यानवू रुका और एक गहरी सांस ली और जारी रखा। सैम ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और यानवू ने तुरंत अपने एलिमेंटल फ्यूजन फॉर्म को वापस ले लिया। अंतिम सम्मिलन रूप आपके पूरे शरीर को आपके तत्व के साथ एक कर रहा है। मैं इसे करने में असमर्थ हूँ। सैम, आप सीधे सम्मिलन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरों की तुलना में बहुत बड़ा फायदा है। सम्मिलन प्राप्त करने की मुख्य शर्त प्राप्त करना है उच्च स्तरीय सहजतात्विक हेरफेर। यानवू रुका और एक गहरी सांस ली और जारी रखा। सैम, द ब्लडलाइन तकनीक एक निषिद्ध कला है। आपके पास भी यह होगा क्योंकि हम एक ही रक्त रेखा साझा करते हैं, लेकिन आपको इसे अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करना याद रखना होगा। मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? सैम ने पूछा। अपने खून की जांच करें, यानवू ने कहा। सैम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान से अपने रक्त की जांच करने लगा। अपने रक्त में उन्होंने इसके साथ बहते हुए सुनहरे रक्त के निशान पाए। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि सुनहरा खून उसके अपने खून में पूरी तरह से मिला हुआ है। गोल्डन ब्लड गोल्डन सनक्रो ब्लड है। आपको इस रक्त पर अपनी आध्यात्मिक भावना को केंद्रित करना होगा और अपने रक्त के प्रवाह के साथ साथ अपनी लौ प्रकार की ऊर्जा को तेजी से फैलाना होगा। रक्त की निषिद्ध कला सक्रिय हो जाएगी। यदि आप इसे सक्रिय करते हैं तो आप लड़ सकते हैं, आपसे कई गुना ज्यादा ताकतवर प्रतिद्वंद्वी, लेकिन आपको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, यानवू ने समझाया। सैम ने अपनी आंखें खोली और बोलने से पहले यानवू को देखा। आपके प्रकाश गुण के बारे में क्या आप कोई उपचार मंत्र जानते हैं? नहीं, हमारे पास कोई उपचार मंत्र नहीं है। हम आंदोलन तकनीकों के लिए प्रकाश विशेषता का उपयोग करते हैं। इसे देखें। यानवू ने जवाब दिया कि उसके पंख सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे और वह तुरंत गायब हो गया और काफी दूर फिर से दिखाई दिया और उसी तरह वह वापस आ गया। मनुष्य भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध प्रकाश तात्विक जादूगरों के पास कोई हमला मंत्र नहीं है, इसलिए उनके पास इसका अधिक उपयोग नहीं है। यही कारण है कि वे केवल चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सैम ने समझने में सिर हिलाया। सैम ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और यानवू की गति तकनीक की नकल करने की कोशिश की और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रकाश तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा में बनाया और अपने पैरों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर अचानक हिल गया। ऐसे ही वह भी गायब हो गया, लेकिन सामान्य रूप से रुकने के बजाय वह दूर जाकर पहले औंधे मुंह गिर गया। बहाहा, सैम का पीछा करते हुए यानवू हंसा। सैम एक उदास भाव के साथ खड़ा हुआ और बार बार आंदोलन की तकनीक का अभ्यास करने लगा। सैम बार बार कई बार नीचे गिरा और उसने घंटों तक हिलने डुलने की तकनीक का अभ्यास किया, लेकिन बाहर की दुनिया में केवल 1 घंटा बीता। सैम ने आखिरकार अपनी आंदोलन तकनीक में कुछ सुधार किया है। फिर वह और यानवू आयाम से बाहर निकल गए। सैम क्रॉस लेग बैठ गया क्योंकि उसने एक फायर एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन निकाला और फायर एलिमेंटल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा ने अपने आध्यात्मिक कोर में प्रवेश किया और उसमें सुनहरी लौ की ओर अभिसरण किया। फिर ये लाल रंग से सुनहरे रंग में बदल गया और अंत में खुद को सामान्य आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कोर को भरने लगा। धीरे धीरे उसकी थकान दूर हो गई, भले ही वह कल रात सोया ना हो। ठीक होने के बाद सैम धीरे से उठा और हैंगर से कोट निकालकर पहन लिया। फिर वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर चला गया और यानवू, जो पहले से ही अपने कौवे के रूप में परिवर्तित हो गया था, पहले से ही उसके पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि वह सैम के कंधे पर उतरा था। वे दोनों लिविंग रूम में दाखिल हुए जहां फिलिप और उनके साथी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जंगल में दिन, क्या हम चलेंगे? जैसे ही सैम ने प्रवेश किया, फिलिप ने मुस्कुराते हुए कहा। सैम ने सिर हिलाया और वे सभी पांचों घर से निकल गए और जंगल की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद सैम बोला, मैं एक बात भूल गया था, तुम लोग आगे बढ़ो और मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ आऊंगा। ओह,
क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका साथ दूं? फिलिप ने पूछा। नहीं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, सैम ने कहा। फिर हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे, फिलिप ने कहा। सैम ने केवल स्वीकृति में सिर हिलाया और गांव के केंद्र की ओर चल दिया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। इस बार फर्क सिर्फ इतना है, उसके दाहिने हाथ में एक छोटे नीले क्रिस्टल के साथ एक अंगूठी है। सभी को कुछ भी अजीब नहीं लगा और वे सभी फिर से जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वे जंगल में घुस गए। वे अधिक खुली जगह वाले मैदान में रुके और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बैठ गए। व्यक्तिगत रूप से जाने के बारे में क्या ख्याल है? हम थोड़ी देर के लिए सरहद पर शिकार कर सकते हैं और दोपहर को यहाँ मिलते हैं। फिर हम जंगल के अंदर कुछ खोज सकते हैं, सैम ने कहा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर सैम आपके यहाँ सबसे कम साधना है। तो अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो हम चैन से कैसे बैठ सकते हैं? फिलिप ने तुरंत मना कर दिया। मैं इसे बाहरी इलाके में खुद संभाल सकता हूँ, सैम ने झुंझलाहट के साथ कहा। वह अकेला रहना चाहता है क्योंकि उसे रेशम कीट के घोंसले को इकट्ठा करने और उन्हें अपने आयाम में संग्रहित करने की आवश्यकता है। वह नहीं चाहता कि इन लोगों को इसके बारे में पता चले, इसलिए वह सिंगल रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम जोड़ी के हिसाब से जाएंगे, हेली और पॉल, सैम और मार्विन, और मैं अकेले ही जाऊंगा क्योंकि मेरा साधना स्तर उच्चतम है, फिलिप ने फिर कहा। इस बार हेली की भौहें तन गईं। वह वास्तव में इस पॉल को बहुत पसंद नहीं करती है, लेकिन अब फिलिप उन्हें टीम बनाने का सुझाव दे रहा है। हेली के भाव देखकर फिलिप ने उसकी ओर देखा और अपनी आंखों से कुछ इशारा किया और वह चुप रही। ये देखते हुए कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सैम के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और एक और शब्द कहे बिना वह उस दिशा में चलने लगा जहां रेशम कीट का घोंसला मौजूद है। ये देखकर मार्विन ने भी अपने साथियों की ओर सिर हिलाया और जल्दी से सैम के पीछे हो लिया। उस आदमी को देखकर जिसने काले कपड़े पहने कंधे पर काला कौवा लिए एक टीम के रूप में सहयोग करने के इरादे के बिना चल रहा था, मार्विन कुटिलता से मुस्कुराया। बेहतर होगा आप अपने आप को समझाएं, हेली ने फिलिप से कहा। कुछ नहीं, मेरा वास्तव में आपको और पॉल को एक टीम बनाने का मतलब नहीं था। मैं बस चाहता था कि सैम और मार्विन एक साथ टैग करें और अगर मैं इस तरह की टीम नहीं बनाता तो वह मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मत करो, इसे दिल पर ले लो। चलो यहाँ दोपहर तक प्रतीक्षा करते हैं। वैसे भी हमारे लिए कुछ भी चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, फिलिप ने जमीन पर बैठते हुए कहा। हेली ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपनी निगाहें क्षितिज की ओर घुमाई। पॉल के चेहरे पर निराशा थी। आखिर कौन सुंदरता के साथ कुछ समय बिताना नहीं चाहेगा? इस बीच मार्विन कठिन समय बिता रहा है। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि फिलिप ने उन्हें एक साथ रहने की व्यवस्था क्यों की। वह भी एक साधारण कॉमनर है, लेकिन उनके टैलेंट को काफी अच्छा माना जा सकता है। इसलिए कुछ ही लोगों ने उसे नीची दृष्टि से देखने का साहस किया। फिलिप ने सोचा कि सैम उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि पॉल ने एक बिगड़ल युवा मास्टर की तरह काम किया है। यही कारण है कि उसने मार्विन और सैम को एक साथ भेजा ताकि वे कुछ दोस्ती कर सके क्योंकि दोनों की स्थिति समान है। लेकिन उनका ये प्लान काफी फेल माना जा सकता है, क्योंकि शुरू से ही सैम ने मार्विन से बात नहीं की और मार्विन ने सैम के हाव भाव को देखते हुए बातचीत शुरू करने की हिम्मत नहीं की। अचानक सैम मार्विन की ओर मुड़ा और अपनी पिन की उंगली दिखाते हुए कहा, मुझे एक रिसाव लेने की जरूरत है। फिर वह मुड़ा और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना झाड़ियों में गायब हो गया। मार्विन को बोलने का मौका नहीं मिला और वह खाली खड़ा रहा। वह पालन करने या न करने में झिझक रहा था और अंत में इसके खिलाफ फैसला किया और वहां धैर्यपूर्वक इंतजार किया। सैम झाड़ियों में चला गया और तेजी से रेशम कीट के घोंसले की ओर भागा और यानवू ने उसी गति से उसका पीछा किया। कुछ पलों के बाद अंततः उसका सामना सिल्क मौत के घोंसले से हुआ और वह उसकी ओर चल पड़ा। ओ सैम, ये हेवन स्पिरिट सिल्क मोथ हैं, यानवू ने रेशम के पतंगों को देखकर आश्चर्य से कहा। मुझे पता है, यही कारण है कि हम यहाँ हैं, सैम ने कहा। जैसे ही उसने रानी पतंगे की ओर देखा, जो एक सामान्य चील के आकार की होती है। ओह, आप उन्हें प्रजनन करने की योजना बना रहे हैं। यह एक बुरा विचार नहीं है। चूंकि आपके पास दैवीय आयाम है, वे अच्छी तरह से पैदा हो सकते हैं। तो देरी क्यों? उन्हें पकड़ें, यानवू ने कुछ उत्साह के साथ कहा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कैसे, सैम ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा। आप नहीं जानते कैसे? यानवू ने उसे एक बेवकूफ की तरह देखा। फिर वह जारी रहा। सैम को एक बात याद है, जादुई जानवरों की दुनिया में एक ही साधना अवस्था में उच्च श्रेणी के रक्त रेखा वाला श्रेष्ठ होता है और यदि दोनों एक ही साधना अवस्था के हैं तो उनकी ताकत उन्हें श्रेष्ठ बनाती है। भले ही ये स्वर्ग हैं, स्पिरिट सिल्क मौत एक सभ्य रक्त रेखा के हैं, वे मेरी रक्त रेखा की तुलना में बहुत हीन हैं। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से आपको उनसे भी श्रेष्ठ बनाता है। आपको बस इतना करना है कि आप अपनी रक्त रेखा को सक्रिय करें और बस उन्हें प्रवेश करने की आज्ञा दें। आयाम यही काफी है, यानवू ने तथ्य की बात कही।
लेकिन सैम अब भी थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। यद्यपि उसकी और रानी शलभ दोनों की साधना अवस्थाएं एक ही कही जा सकती हैं। बहुत सारी असमानता है क्योंकि उसने अभी अनुचर अवस्था में प्रवेश किया है और रानी की स्तर के चरम पर है, जिसका अर्थ है कि इसे अनुचर चरण का शिखर माना जा सकता है। हालांकि उसे लगा कि यह काम नहीं करेगा। उसने वैसा ही किया जैसा यानवू ने कहा था। ज्यों ही उसने रक्तरेखा आभा को छोड़ा, सभी रेशम पतंगे जो शाखाओं पर उड़ रहे हैं या लेटे हुए हैं, वे नीचे गिर गए क्योंकि वे दबाव सहन नहीं कर सके। केवल रानी कीट सैम की ओर मुड़ी, लेकिन उसे भी ऐसा लगा कि उसका सारा खून कांप रहा है। बजने लगा, कृपया भगवान, दया करो। सैम के दिमाग में अचानक एक महिला की आवाज आई। इधर उधर देखते ही वह लगभग उछल पड़ा और अनायास ही उसकी एकाग्रता भंग हो गई क्योंकि रक्त रेखा से एक बड़ा दबाव कम हो गया और सभी रेशम पतंगों ने ऐंठन शुरू कर दी। सैम स्टॉप, यानवू चिल्लाया। फिर सैम अचानक रुक गया और यानवू और रानी कीट को देखा और अंत में समझ गया कि आवाज किसकी है। तभी फिर से महिला की आवाज आई। भगवान, आप इस विनम्र से क्या चाहते हैं? रानी कीट ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, सैम ने रानी की ओर देखते हुए कहा। रानी ने उसे ऐसा देखकर कुछ नहीं कहा। भ्रमित लग रहा था। सैम ने जारी रखा, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा अनुसरण करें। मुझे पता है कि जब तक आप अगले चरण में नहीं पहुंच जाते, तब तक आपके पास बहुत अधिक युद्ध क्षमता नहीं है। इसलिए मैं सभी संसाधन प्रदान करूंगा और आपके परिवार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना सुनिश्चित करूंगा। बदले में मैं करूंगा अपना रेशम अपने और अपने परिवार के सदस्यों से ले लो। तुम क्या सोचते हो? रानी कीट को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह नहीं जानती कि इंसान का क्या खून है, लेकिन वह खून निश्चित रूप से उससे कहीं बेहतर है। इसलिए उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वह जो नहीं समझती वह ये है कि जो मानव उससे श्रेष्ठ है वह उसे आदेश देने के बजाय सौदा कर रहा है। यही कारण है कि उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अचानक एक आवाज और पहले जैसी आभा ने उसकी विचार प्रक्रिया को बाधित कर दिया। अब जवाब दो, ओर से यानवू ने अपनी रक्त रेखा आभा जारी करते हुए कमांडिंग लहजे में ठंडेपन से कहा। यह विनम्र सहमत है, रानी ने जोर से अपना सिर हिलाते हुए कहा। डर है कि यानवू नाराज हो जाएगा। सैम ने पावती में सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया जिसमें क्रिस्टल की अंगूठी लगी हुई थी और रानी सहित सभी पतंगे गायब हो गए। सैम और यानवू मार्विन के पास वापस चले गए। जैसे ही मार्विन ने सैम को देखा उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसे कुछ हो गया है। लेकिन तभी उनके मन में एक और विचार आया। वह ये सब करते हुए क्या कर रहा है? मार्विन सैम की ओर चला और धीरे से पूछा, तुम्हें क्या हुआ सैम? कुछ गड़बड़ है क्या? अगर तुम 2 मिनट और वापस नहीं आते, तो मैं टीम को तुम्हारी तलाश करने के लिए बुलाता। मार्विन ने पूछा। यह एक बड़ा रिसाव है, सैम ने उदासीनता से कहा। सैम का जवाब सुनते ही मार्विन का दम घुट गया। वह बस अपना सिर पेड़ पर पटकना चाहता था। नरक की तरह यह एक बड़ा रिसाव है। अगर आप अकेले कुछ करना चाहते हैं, तो बस इतना कहें। ऐसा दयनीय बहाना क्यों? उसने भीतर से सोचा। अब वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि सैम को कैसा लगा होगा जब उन्होंने उसके घर में रहने का बेशर्म बहाना बनाया। वे फिर चलने लगे, लेकिन अचानक सैम ने एक सवाल पूछ लिया। तुम लोग गांव कैसे आ गए? इस सवाल ने मार्विन को थोड़ा भ्रमित किया, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया। बेशक, हम घोड़ों पर आए थे। आप शहर से सही चलने की उम्मीद नहीं करते। घोड़े कहाँ हैं? सैम ने पूछा। वे सराय में हैं, मार्विन ने जवाब दिया। सैम ने तुरंत चलना बंद कर दिया और मार्विन को भौहें चढ़ाकर देखा। कैसे हैं आप लोग महाराज? तुम सब बेशर्म लोग हो। आपके पास निश्चित रूप से सराय में रहने की जगह है, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए आप मेरे घर पर रुके हैं। सैम ने मन ही मन सोचा। अगर मार्विन ने ये सुना, तो वह तुरंत उसे शाप देगा क्योंकि सैम कल से घर पर भी नहीं रहा और जब वह रुका, तो उसने अपने काम से काम रखा। सैम ने अपना सिर हिलाया और फिर से चलने लगा। अचानक उसने कुछ सोचा और यानवू से कहा, यानवू, जंगल में धधकते धरती के बैलों को ढूंढो और उनमें से 2 को मेरे पास लाओ। मुझे घोड़ों की जरूरत है। यानवू ने अपना सिर हिलाया और एक बड़ी चीख के साथ वह आकाश में उड़ गया और क्षितिज में गायब हो गया। जब मार्विन ने चीख सुनी, तो वह अचानक मुड़ा और देखा कि यानवू बड़ी तेजी से उड़ रहा है। वह स्पष्ट रूप से चकित था। सैम ने यानवू से जो कहा वह उसे सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं तो कौन जानता था कि उसकी किस तरह की अभिव्यक्ति होगी। फिर वे दोनों धीरे धीरे शिकार करने लगे। दोपहर के समय सैम और मार्विन दोनों टीम के बैठक स्थल पर उपस्थित हुए। सैम को विभिन्न शवों को ले जाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन मार्विन के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास एक स्थानिक खजाना था जो कुछ घन मीटर चौड़ा है। उसने सैम को उसकी लाशों के साथ मदद करने की पेशकश की, लेकिन मिले सिर्फ रिजेक्शन। जैसे ही वे शिविर में पहुंचे, वे देख सकते हैं कि अन्य 3 उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब सैम ने देखा कि वे सभी खाली हाथ हैं, तो उसने अनुमान लगाया कि उनके पास स्थानिक खजाने भी हैं।
सैम, ऐसा लगता है कि आपने कुछ बड़ी पकड़ बनाई है। फिलिप ने मुस्कुराते हुए पूछा। सैम ने उदासीनता से उत्तर दिया। फिलिप ने फिर मार्विन को कुछ आशा के साथ देखा, लेकिन उसने केवल मार्विन के चेहरे पर बेबसी देखी। इस बार फिलिप ने भी आह भरी। ठीक है, फिर दोपहर के भोजन के बाद हम जंगल के स्वामी का शिकार करने जा रहे हैं। ये जानवरों के स्तर का सबसे चरम बिंदु है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे एक साथ संभाल सकते हैं, फिलिप ने कहा, और वे सब एक साथ दोपहर का भोजन करने बैठे। कुछ देर खाने और आराम करने के बाद पांचों लोग आज के लिए अपने शिकार की तलाश में निकल पड़े, जो जंगल का स्वामी स्कारलेट फ्लेम पैंथर है। 2 घंटे से अधिक समय तक जंगल की खोज करने के बाद आखिरकार वे उस जगह पर पहुंच गए जहां स्कारलेट फ्लेम पैंथर रुका था। लेकिन जब उन्होंने उस जगह का पता लगाया जहां पैंथर रहता था, तो उन्हें वहां का नजारा देखकर बिल्कुल धक्का लगा। उनके सामने अपने ही खून के पूल में काले रंग का पैंथर पड़ा है और 2 पैंथर शावक हैं जो काले लाल रंग के हैं और आगे के दोनों पंजों में लेटे हुए हैं। उनसे कुछ दूरी पर एक लाल रंग का तेंदुआ है जो स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल है, अपने आखिरी पैरों पर एक सुनहरे बाघ से लड़ रहा है। सभी लोग स्पष्ट रूप से परिदृश्य को समझ गए। ब्लैक पैंथर एक विंड फैंग पैंथर है जो स्पष्ट रूप से स्कारलेट फ्लेम पैंथर का साथी है। बाघ, जो एक गोल्ड ब्लड टाइगर है, ने पैंथर दंपति पर चुपके से हमला कर दिया जब ब्लैक पैंथर अपने शावकों को जन्म देने वाला था। अब पैंथर दंपति स्पष्ट रूप से घाटे में है। भले ही सभी 3 बीट एक ही साधना स्तर पर हैं, जो कि स्तर 2 का अंतिम चरण है, पैंथर का जोड़ा निश्चित रूप से चुपके से हमले के कारण मरने वाला है। जब फिलिप और उसके साथियों ने यह दृश्य देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। यहाँ तक कि अगर बाघ लड़ाई जीत जाता है तो यह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। तब वे एक चाल चल सकते हैं और उन्हें लेट स्टेज लेवल 2 के जानवरों की 3 लाशें और 2 पैंथर शावक भी मिलेंगे। वे भाग्य बना सकते हैं। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी उस परिणाम से खुश हैं। वह एक व्यक्ति जाहिर तौर पर सैम है। जब उन सभी को लाभ दिख रहा है, वह ब्लैक पैंथर की आंखों को देख रहा है जो दर्द से कराह रही है, जबकि पैंथर अपने साथी और बच्चों को देख रहा है। सब देख सकता था, सैम बस उस मां का प्यार है जो बेबस है। ब्लैक पैंथर उन युवा शावकों को चाट रहा है जिन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली भी नहीं थी, लेकिन 2 जानवरों की लड़ाई से उतार चढ़ाव के कारण अनजाने में सिहर उठे। पैंथर शावकों को आराम देने के लिए धीरे धीरे चाट रही है और कराह रही है। चिंता मत करो बच्चों, माँ आ गई है। माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। चिंता मत करो। तेंदुआ अब भी उतना ही दिलासा दे रहा है जितना धीरे धीरे अपने बच्चों को दिलासा दे रहा है। सैम की आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह अनैच्छिक रूप से सिहर उठा। वह अपने दोनों जीवन में एक अनाथ है। भले ही वह अंदर से ठंडा और अहंकारी है, वह हमेशा उस मात्र प्रेम के लिए चाहता था। वह हमेशा चाहता था कि कोई ऐसा हो जिसे वह मां कह सके और उसके कंधों पर झुककर उसे अपना सारा बोझ बता सके। लेकिन उसे वह कभी नहीं मिला। बेबस पैंथर को देखकर सैम खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और आगे बढ़ गया। जैसे ही सैम ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिलिप ने उसे रोक दिया और जल्दी से कहा, सैम, अभी समय सही नहीं है। बस कुछ मिनट और रुको और हम हमला कर सकते हैं। फिलिप को ब्लॉक करते देख सैम तुरंत आग बबूला हो गया। उसने फिलिप को अपनी लाल आंखों से देखा और अनजाने में अपनी आभा और आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त कर दिया। उसका गोल्डन सन को और रक्तरेखा आभा भी सक्रिय हो गया है और मारने के इरादे से मिश्रित हो गया है क्योंकि उसने फिलिप को अपनी लाल आंखों से देखा था। फिलिप अनैच्छिक रूप से पीछे हट गया। उनके मन में केवल एक ही विचार रह गया। वह टूट गया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि सैम केवल 2 दिन पहले दीक्षा के चरम पर है और उसकी शारीरिक शक्ति असाधारण है कि वह पॉल को मार सकता है जो दूसरे चरण के अनुचर दाना पर है, जब भी वह अपने तात्विक मंत्रों का उपयोग करने का कोई मौका दिए बिना चाहता था। अब जब वह अनुचर अवस्था में है, फिलिप कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह कितना शक्तिशाली हो गया था। सैम ने उसकी परवाह भी नहीं की और सीधे गोल्ड टाइगर की तरफ लपका और अपनी पूरी ताकत से उसके पेट पर मुक्का मारा और उसे उड़ते हुए भेज दिया। स्कारलेट फ्लेम पैंथर ने आश्चर्य महसूस किया और सैम को देखा और ये देखते हुए कि सैम में कोई दुर्भावना नहीं है, उसने सिर्फ सिर हिलाया और गोल्डन ब्लड टाइगर की ओर मुड़ गया। गोल्ड ब्लड टाइगर पहले ही थोड़ा थक चुका है क्योंकि उसने स्कारलेट फ्लेम पैंथर से लड़ाई की थी। और जब बाघ ने सैम को देखा तो उसकी प्रवृत्ति ने उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ने को कहा। ये गोल्डन सनक्रो ब्लडलाइन से इसकी ओर निर्देशित आभा की प्रतिक्रिया है। चूंकि सैम के मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए स्कारलेट फ्लेम पैंथर को ज्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ। लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह अपनी अंतिम सांस में है। इसने सैम को विनती भरी दृष्टि से देखा और दहाड़ा। कोई नहीं समझ पाया कि उसने क्या कहा, केवल सैम ही समझ पाया। उन्हें बचाओ। मरने से पहले स्कारलेट फ्लेम पैंथर ने यही कहा था। उसकी लाश को देखकर ब्लैक पैंथर दुख में दहाड़ा जिससे सैम और भी क्रोधित हो गया। वह सीधे फिर से गोल्डन टाइगर की ओर लपका और अपनी पूरी ताकत से उसे लात मारी।
दरार बाघ फिर से कर्कश ध्वनि के साथ उड़ गया क्योंकि सैम की लात ने बाघ की कुछ हड्डियां तोड़ दी। फिर बाघ ने मारने के इरादे से गुस्से में दहाड़ा और सैम की ओर हमला कर दिया और उसकी गर्दन काट लेना चाहा। सैम साइड ने कदम रखा और उसकी गर्दन की ओर एक मुक्का फेंका। लेकिन इस बार एक तारांकन डिंग आई जैसे उसे लगा कि वह धातु से टकरा गया है। बाघ को देखते ही सैम ने अनायास ही एक धीमी कराह और दर्द दे दिया। फिर उसे बीस्टुअरी से सीखी हुई एक बात याद आई, गोल्ड ब्लड टाइगर एक मेटल एलिमेंटल बीस्ट है। वह कुछ हड्डियों को तोड़ने में सक्षम था क्योंकि उसने बाघ को गाद से पकड़ लिया था। लेकिन अब ये पूरी तरह तैयार है। फिर उसने बाघ को ठंडेपन से देखा और आदमी और बाघ दोनों ने एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। इस बीच फिलिप और उनके साथियों को आखिरकार होश आ गया। क्या हम उसकी मदद करेंगे? मार्विन ने सैम को घबराहट में देखकर पूछा। वह सैम की ताकत से हैरान है। भले ही गोल्ड ब्लड टाइगर घायल हो गया है और समाप्त हो गया है, फिर भी उसका युद्ध कौशल अनुचर के 5वें चरण में होना चाहिए और सैम सीधे अपने पहले चरण के अनुचर स्तर पर अपनी क्रूर ताकत के साथ व्यापार कर रहा है। वह अब सैम से और भी ज्यादा डरने लगा है। नहीं, इसके बारे में भी मत सोचो। फिलिप ने तुरंत ही अपनी आंखें अभी भी उस दृश्य को घूर रही थी। क्यों बड़े भाई, अगर हम नहीं जीतेंगे तो सारा लूट ले लेंगे, पॉल ने स्पष्ट रूप से नाराज कहा। फिलिप ने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। आप स्पष्ट रूप से उस थप्पड़ के लायक हैं। हेली ने कहा कि उसने पॉल को अछूते तिरस्कार से देखा और फिर से लड़ाई की ओर मुड़ गई। उसने महसूस किया कि दिल तेजी से धड़क रहा है। वह तीसरे चरण के अनुचर के साथ अपने खेती के आधार के साथ शहर की सर्वोच्च प्रतिभा है। लेकिन जब उसने सैम को लड़ते हुए देखा तो उसके अहंकार पर पानी फिर गया। उसने अपने जीनियस टाइटल पर भी संदेह जताया। उसके बगल में पॉल की आवाज सुनी जा सकती है। क्यों बड़े भाई? वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया कि फिलिप ने स्पष्ट कहने पर उसे क्यों मारा। क्योंकि अगर हम हस्तक्षेप करते हैं तो हम उसके हाथों मर जाएंगे, सैम की ओर इशारा करते हुए हेली ने जवाब दिया। पॉल जवाब से चौंक गया और पुष्टि के लिए फिलिप की ओर मुड़ गया। फिलिप ने सिर हिलाया क्योंकि उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ जब सैम ने उसे पहले देखा। यदि उनमें से किसी ने लड़ाई में हस्तक्षेप किया तो वे निश्चित रूप से सैम के हाथों मारे जाएंगे। अभी तक वह सोच ही रहा था कि युद्ध के मैदान में कुछ घटित हो गया। बाघ के पंजों में से एक सैम को उसकी छाती पर मारने में कामयाब रहा, जहां खून टपकने के कारण उसका काला कोट पंजों के निशान को कवर नहीं कर पाया। घाव गहरा नहीं था लेकिन सैम जो स्पष्ट रूप से थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, पहले से ही उसकी ताकत कम हो गई थी और उसने तुरंत बाघ को ठंड से देखा। उसने पीछे छलांग लगाई और बाघ की ओर देखा और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और अपनी खुली हुई हथेली की ओर इशारा किया। फिर उसने अचानक अपने शरीर के अंदर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी हथेली में समेट लिया जो एक गोले में बन गई। लेकिन एक ऐसी बात हुई जिसने उन्हें और भी हैरान कर दिया। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसकी हथेली में एकत्रित होने लगी। लेकिन लड़ाई के बीच उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिलिप और टीम के साथी उसकी हरकत से काफी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि सैम अपनी हथेली में सारी आध्यात्मिक ऊर्जा क्यों समेट रहा है। यहाँ तक कि गोल्डन ब्लड टाइगर भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने सैम को असमंजस से देखा। फिर अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा का गोला जो टोकरी की गेंद के 4 गुना आकार में होता है, सुनहरी आग की एक केंद्रित गेंद में बदल गया। हर कोई हक्का बक्का रह गया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वह एक योद्धा दाना है, यह विचार फिलिप और उसके साथियों के मन में अटक गया। फिर इससे पहले कि वे अपनी चकाचौंध से बाहर आते, सैम ने आग के गोले को ठीक गोल्ड ब्लडेड टाइगर पर मार दिया। बाघ को आग के गोले से खतरा महसूस हुआ और उसने पूंछ घुमाकर भागने की कोशिश की। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आग का गोला पूरी ताकत से उस पर गिरा। तब बाघ दुख में दहाड़ा क्योंकि उसे लगा कि उसका सारा मांस जल रहा है और खून वाष्पित हो रहा है। कुछ देर बाद सारा मांस जलकर राख हो गया। बाघ के पास से केवल एक चीज बची है, वह है उसके कंकाल के अवशेष। इस दृश्य को देखकर चारों सदस्यों को लगा कि उनके बाल उनकी गर्दन पर खड़े हैं। उन्होंने अनैच्छिक रूप से सैम को देखा और खुद को डर से कांपते हुए महसूस किया। सभी की कमर पसीने से लथपथ है। फिर अचानक सैम पैंथर की मां के पास गया और धीरे से उसके सिर को थपथपाते हुए बोला, मैं उनका ख्याल रखूंगा। ब्लैक पैंथर ने दहाड़ा और आंखों में आंसू के साथ सैम का चेहरा चाट लिया। धन्यवाद, सैम ने अपने सिर में यह आवाज सुनी। टीम के चारों साथियों ने भी पैंथर की मां के प्रति आभार महसूस किया और उनके दिलों में ग्लानि उमड़ पड़ी। अगर वे सीधे पैंथर से लड़े और शावकों को पकड़ लिया तो उन्हें ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही जंगल का कानून है। लेकिन असहाय स्थिति में पैंथर के शावकों को ले जाना वास्तव में कुछ ज्यादा ही है। जैसा कि वे सोच ही रहे थे कि सैम थकान के मारे तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। सैम बस जमीन पर बैठ गया और फिलिप और उसके साथियों की ओर ठंडेपन से देखा। चिंता मत करो, हमारे पास कोई विचार नहीं है।
फिलिप ने सैम के हाव भाव देखकर कहा। तभी सैम ने आराम किया। तभी उन सभी को अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और जब दिशा की ओर देखा, उन्होंने एक काली रोशनी चमकती देखी और यानवू सैम के सामने प्रकट हुआ और फिलिप और उसके साथियों को ध्यान से देखते हुए उसके सामने उड़ गया। उसने सैम की आभा को महसूस किया जब उसने अंतिम हमला किया और सोचा कि वह खतरे में है। फिर वह तुरंत यहाँ से उड़ गया। आराम से यानवू, वे दुश्मन नहीं हैं, सैम ने कहा और यानवू ने आसपास देखा और स्थिति के सार को समझा। लेकिन सैम और यानवू दोनों ने फिलिप और उनकी टीम के साथियों के चेहरे पर सदमे को नोटिस नहीं किया। उन्हें लगा कि यानवू का दबाव सैम के समान ही है और वे काम गए। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास कोई कदम उठाने के बारे में कोई विचार नहीं है। जैसा कि उन्होंने इस बिंदु तक सोचा था, वे अनजाने में फिर से कांप उठे। ये कौवा बिल्कुल भी साधारण नहीं है। तभी अचानक से धरती कांप उठी। उन्होंने देखा कि दो मध्य चरण स्तर दो धधकते पृथ्वी बैल उनकी ओर दौड़ रहे हैं। जब फिलिप और दूसरे लोग लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन्होंने सैम को ये कहते सुना। वे दुश्मन नहीं हैं। वे हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। फिर उन्होंने दो बैलों को यानवू के सामने रुकते और सिर झुकाते देखा तो वे चौंक गए। फिर तो और भी हैरान कर देने वाला दृश्य हुआ। जैसे ही यानवू ने बैलों से कुछ कहा, उन्होंने सैम के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम किया। फिर सैम धीरे से खड़ा हुआ और सांडों से बोला, एक छेद खोदो जो उन दोनों को फिट करेगा। सैम ने दोनों पैंथरों की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर पैंथर की मां की तरफ देखा और शावक को दोनों हाथों में लेकर धीमी आवाज में कहा, मैं उनका ख्याल रखूंगा। तब पैंथर ने आभार में सिर हिलाया और अपनी अंतिम सांस छोड़ते हुए आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद बैलों ने दोनों पैंथरों को डालने के लिए काफी बड़ा गड्ढा खोदा और दोनों पैंथरों को धीरे धीरे घसीटते हुए गड्ढे में डालकर गाड़ने लगे। फिलिप और उसके साथियों ने इस तरफ से देखा और कुछ नहीं कहा। केवल पॉल में अनिच्छा की अभिव्यक्ति है। बैलों के हो जाने के बाद सैम बाघ के कंकाल के अवशेषों की ओर चला और उसे छुआ। वे धातु की हड्डियां थीं। वे पूरी तरह से शुद्ध धातु से बने थे। उसने अवशेषों को एक बैल की पीठ पर रख दिया और धीरे धीरे फिलिप की ओर चल दिया और कहा, मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगा। उसने कहा और उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना एक कौवा और दो बैलों के साथ गांव की ओर चल दिया। फिलिप और उसकी टीम के साथी कुछ देर के लिए उसकी पीठ को टकटकी लगाकर देखते रहे और अंत में उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़े।